मैंने कल कुछ वीडियोस जो हैं वो टी- 06। जी मैम। जी आई मैम। वाज चेकिंग आई वाज ऑडिबल और नॉट। यस मैम, अब सही है मैम, आपकी ये स्क्रीन मैंने, शायद है। अच्छा अब आ रही है। यस मैम। तो ये मैंने कुछ वीडियोस जो हैं इनके लिंक पोस्ट किए थे रिलेटेड टू एडीसी। जैसे आपने क्लास के अंदर एग्जाम्पल की या जैसे आपने प्रैक्टिकल के अंदर किया होगा। इज इट रिकनेक्टेड? मैम रिकनेक्ट हुआ है लेकिन सिग्नल इशू है शायद अब। नहीं, मैंने नेटवर्क ही स्विच कर ली है। अब ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो ये जो वीडियोस हैं ये आप लोग देख लीजिएगा। मैं ये कह रही थी कि इसके अंदर जो है वो जैसे आपके डिफरेंट टास्क होते हैं हैंडआउट के अंदर। तो जो अभी आपके पास शायद हैंडआउट है या स्लाइड्स हैं उसमें पता नहीं है नहीं है। मैं अपनी ही स्लाइड्स खोल रही हूँ जो पहले की मेरी बनी हुई है। तो इसके अंदर आई थिंक ये तो हैं आपके पास जो आपने प्रोग्राम वगैरह किया है, लेकिन उससे रिलेटेड जैसे डिफरेंट टास्क होते हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, तो उससे रिलेटेड जो है वो कुछ मैंने हिंट्स रखे हैं। अब जैसे आपको फैन या हीटर ऑन करना है, या लेट्स से कि कोई ज़रूरी नहीं है कि फैन या हीटर कहा जाए, यहाँ पे भी तो एक पिन ही है ना, जो कि पिन जो है जिसको आप बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं ऑन या ऑफ करने के लिए, ठीक। लेकिन क्वेश्चंस के अंदर इस तरह से हो सकता है कोई भी कि आपको जो है वो रिले कह दिया जाए, या एलसीडी कह दी जाए, या सीरियल मॉनिटर के ऊपर कह दिया जाए कि यहाँ पर आपका जो एक्चुएशन है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर सेंसर वो आप फैन या हीटर को कर रहे हैं, या जो है वो आपने लेट्स से कि जो है वो तीन जो है वो एडीसीज यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका डेटा आप पोर्ट के ऊपर भेज रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि आप जो है वो पोर्ट के ऊपर भेजें। उसमें आपके पास मल्टीपल, जब आपका जो CLO 3 है, क्योंकि CLO 1 और 2 के अंदर आपके पास माइक्रो कंट्रोलर के इंटरनल ब्लॉक्स हो गए, या जो है वो आउटपुट के ऊपर डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस हो गई। CLO 3 के अंदर एक आपको कंबाइंड सिस्टम बनाना है, यानी कोई भी स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन है या स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। तो उससे रिलेटेड जो है ये इस तरह की मैंने लिंक्स दिए हुए हैं। ये हालांकि आर्डिनो से हैं, बट आप इसको कंट्रोलर यूज कर सकते हैं कोई भी। इसके अंदर मैं इसको पूरा वीडियो को नहीं खोल रही, लेकिन जैसे इसके अंदर जो है वो आपके पास ये फैन लगा हुआ है, वो ही टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, या मैं इसको, मेरे पास होगी, ये मैं थोड़ी सी प्ले करके दिखा देती हूँ।
अब जैसे ये है, ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपको जो है वो नजर आ रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, और वही जो हम बात कर रहे हैं कि फैन को आपने ऑन करना है या ऑफ करना है। तो फैन को मतलब आप सिमुलेट करके भी ये देख सकते हैं कि आपने जो है वो वहां पर सिर्फ एलईडी को ना लगाएं, बल्कि जो है वो आप इसको सिमुलेट करके अगर देखेंगे तो ये आपसे जो है वो बजाय इसके कि आपने जो है वो एक एलईडी को लगाया हुआ है, उसके बजाय आप एलसीडी के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है कि फैन को ऑन करें या फैन को ऑफ करें, तो आपने एलसीडी की इंटरफेसिंग अलग से सीखी हुई है। सिर्फ उसके ऊपर आपने जो है वो ये उसके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली कि कोई थ्रेशोल्ड आपने डिसाइड किया हुआ है या कोई आपका रोल नंबर के लिहाज से अननोन वैल्यू है, उसके लिहाज से आप कंपेयर कर रहे हैं उसको। तो ये डेटा जो है वो आपका स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाए कि फैन जो है वो ऑन हो गया या फैन ऑफ हो गया है। तो एक एग्जांपल जैसे ये वाली थी, ये विजिबल हुई आपको वीडियो? यस मैम। के अलावा अब जैसे ये है, इस वाली वीडियो के अंदर मैं रन होता हुआ ही दिखाऊं आपको। अब जैसे ये है, इसमें आपसे है तो वही टेम्परेचर सेंसर, कंट्रोलर आपका कोई भी हो सकता है। लेट्स से कि यहाँ पे जैसे आर्डिनो है, सिर्फ आप कंट्रोलर को छोड़ दें हम भी, लेकिन उसके अंदर आपसे ये कहा जा सकता है कि वो जैसे पिछले वाले में था कि एलसीडी के ऊपर डिस्प्ले करें, आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आपको सीरियल आप उसको सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू डिस्प्ले करें। तो इसके अंदर जो है वो आपको टेम्परेचर जो भी है वैल्यू यहाँ से आप चेंज करते जा रहे हैं वो आपको मिल रही है, ठीक। और वेरिएशन इसके अंदर क्या हो सकती है कि टेम्परेचर की जैसे वैल्यूज, अगर आप बुक की एक एग्जांपल देखें तो उसके अंदर है कि आप कैसे जो वैल्यूज हैं उसको 10 बिट का लाके, और क्योंकि हमें कभी कभी इसकी कैलिब्रेशन करनी पड़ती है कि आपको जो है वो वैल्यू ज़्यादा मिल रही होती है, तो आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। बुक के अंदर एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपको 4 से डिवाइड करना पड़ रहा होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये सीरियल मॉनिटर के साथ उसका जो डिस्प्ले है वो बजाय एलसीडी के सीरियल मॉनिटर के ऊपर आ रहा है, ठीक। इसी तरीके से एक वीडियो जो है वो मैंने इसका लिंक भेजा था जिसके अंदर आउटपुट के ऊपर जैसे वहां पर आपने एलईडी कनेक्ट की हुई है, उसके बजाय यहाँ पर एक रिले कनेक्ट किया हुआ है कि वो रिले का मतलब ये है कि आप जो है वो हाई वोल्टेज अगर देना चाह रहे हैं कि उसके साथ जो है वो आप 12 वोल्ट का कोई लैम्प जलाना चाह रहे हैं तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो देयर कैन बी वेरियस एप्लीकेशंस कि आपने जो है वो लेट्स से कि आप कोई बल्ब जलाना चाह रहे हैं और वो अकॉर्डिंगली एलडीआर की वजह से जो वोल्टेज की वेरिएशंस आएंगी। अब एलडीआर आपके पास एक एनालॉग सेंसर है, ठीक। उसके अकॉर्डिंगली आप ये करें कि वहां पर कोई बल्ब जल जाए, बल्ब आपका ये जो एक्चुअल बल्ब्स होते हैं जिसको हाई वोल्टेज चाहिए होता है, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए जो है वो आप रिले को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी एग्जाम्पल आपसे CLO3 के अंदर पूछी जा सकती है, या फिर प्रीवियस पेपर्स अगर आप उठा के देखें तो उसमें मैंने ये LDR वाली एग्जाम्पल दी हुई है कि LDR का मैंने दिया हुआ है कि उसका ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ का मतलब ये है कि उसका जो कर्व होता है वोल्टेज वर्सेस इंटेंसिटी का, वो दिया हुआ है, और वहां से फिर आपको अंदाजा लगाना है कि आपने वी रेफरेंस जो है वो क्या सेट करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उनके वोल्टेजेस बताने हैं कि इतने वोल्टेज पे आपके पास जो है वो डिजिटल आउटपुट क्या होगा। तो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करने की साथ साथ कोशिश करें। अच्छा, आप चौथी जो एग्जाम्पल है जिसकी हम कल बात कर रहे थे कि अगर आपके पास जो है, क्योंकि आपने इंटरप्ट्स का चैप्टर इंटरप्ट का प्रैक्टिकल कर लिया है तो मैं ये साथ साथ अभी बता देती हूँ इसको। इंटरप्ट का टॉपिक भी हम करेंगे, आज हमें इंटरप्ट वाला चैप्टर करना है, राइट। तो अगर आपसे कहा जाता है कि यही प्रोग्राम जो हमने कल किया था और उसके अंदर जो है वो हमने सिंपल प्रोग्रामिंग की थी। सिंपल प्रोग्रामिंग का मतलब कि हमने वाइल के लूप के अंदर ATC को स्टार्ट करवा दिया और फिर हम चेक करते रहे थे कि जो इसकी कन्वर्जन कंप्लीट होने वाला जो सिग्नल है ADIF, हम उसको यूज कर रहे थे, ठीक है। अगर मैं इसको इंटरप्ट ड्रिवन बनाना चाहूँ
तो इंटरप्ट ड्रिवन बनाने के लिए भी हमारे पास जो है वो बिट्स मौजूद हैं, और इस रजिस्टर के अंदर जिसको हमने किस नाम से पढ़ा था, इसमें सिंपल है कि हमारे पास सिर्फ कंट्रोल रजिस्टर होता है या जो है वो हमारे पास मक्स रजिस्टर है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये एक तो इंटरप्ट बनाना है, तो इंटरप्ट को बनाने वाली जो बिट है वो कौन सी है, ये ADIE है। ठीक है, एक तो हमें इसे इनेबल करना पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि जब इंटरप्ट आएगा तो वो किस बिट के ऊपर आएगा, वो सेम आपके पास जो है वो ADIF के ऊपर ही आएगा, इसी वाली बिट के ऊपर आएगा। लेकिन इसको पोल करने की जरूरत नहीं है, इसको बार बार इससे पूछने की जरूरत नहीं है कि ये हाई हुआ या ये हाई नहीं हुआ। तो ये वाला काम हम इंटरप्ट ड्रिवन बनाने के लिए हम किस तरीके से करेंगे कि हमें इस बिट के ऊपर ADIE वाली बिट जो है इंटरप्ट इनेबल करने वाली ADC को, इसके ऊपर 1 लिखना पड़ेगा। तो सिर्फ इस प्रोग्राम के अंदर ये चेंज होगा, आपने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, ठीक है, avrio.h। दूसरी बात ये कि आपने जो है वो इंटरप्ट की हेडर फाइल एक सेपरेट होती है। जब हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पर जो है वो हम इंटरप्ट की हेडर फाइल वहाँ पर नहीं होती, तो हमें लोकेशंस बतानी पड़ती हैं कि कौन सा जो इंटरप्ट है वो कहाँ पर लिखा हुआ है। ये हम अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम इसको वेक्टर टेबल को ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हम सी प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पर हमें इंटरप्ट की हेडर फाइल होती है वो इंक्लूड करनी पड़ती है। उसमें होता क्या है वो अभी देखते हैं। अच्छा, तरीका क्या होता है कोई भी इंटरप्ट को सर्विस करने का, कि आपका जो मेन प्रोग्राम है ये आपका मेन प्रोग्राम है, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर मेन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब आपने मेन प्रोग्राम के अंदर क्या कर दिया, आपने इनिशियलाइजेशन कर दी। किस तरह की इनिशियलाइजेशन कर दी, आप पोर्ट बी के ऊपर डेटा भेजना चाहते थे, जो भी ADC की 10 बिट्स हैं तो उनको आपने पोर्ट बी के ऊपर भेजना है और पोर्ट डी के ऊपर भेजना है। तो इनको आप कैसे जो है वो डिक्लेयर करेंगे, इन पोर्ट्स को आपने आउट कर दिया और ए को जो है वो आपने इनपुट के तौर पर कर दिया। अब ये आप एक इंटरप्ट को इनेबल करवा रहे हैं, इसके लिए एक फंक्शन होता है सेट आई फ्लैग। ये हमने जो है वो कहाँ पर देखा था, जब हम बात कर रहे थे बिट एड्रेसेबिलिटी का चैप्टर जब हमने पढ़ा था, वहां पर भी हमने इस तरह की SBI और CPI। हाँ, लेकिन उसमें हमने जो फ्लैग रजिस्टर की कैटेगरी थी उसमें क्या चीज पढ़ी थी, SBI तो हमने IO रजिस्टर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी ना। 3 कैटेगरीज थी, एक थी हमारी IO रजिस्टर से रिलेटेड, और दूसरी कैटेगरी जो थी हमारी वो क्या थी, जनरल पर्पस से रिलेटेड थे हमारे। जनरल पर्पस से रिलेटेड थी, और तीसरी कैटेगरी हमारे पास फ्लैग रजिस्टर से रिलेटेड थी। तो ये जो तीसरी कैटेगरी थी उसमें किस तरह की इंस्ट्रक्शंस हुआ करती थी, सेट के साथ या क्लियर के साथ फ्लैग का नाम होता था। तो अगर आपके पास कैरी फ्लैग होता था तो SEC लिख रहे होते थे, और अगर इसको हमें क्लियर करना होता था तो हम क्या लिखते थे, CLC लिख रहे होते थे। इसी तरीके से कोई भी फ्लैग बिट है उसके लिए जो है वो क्या इंस्ट्रक्शन होती थी, सेट का SE होता था। अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम इंटरप्ट्स के चैप्टर के ऊपर जाने वाले हैं, तो जब हम इंटरप्ट फ्लैग बिट की बात करते हैं तो वहां पर आ जाएगा SEI, ठीक है, और अगर इसको हमें क्लियर करना हो तो क्या आ जाएगा, CL नहीं, फ्लैग बिट का नाम आता है ना, अल्फाबेट आता है, ई नहीं आएगा। ये I और C, ये आपने C बोला, CLI आ जाएगा ना मैम, CLI आ जाएगा। आप क्लियर करवाएंगे, मैंने सही लिखा था पहले, CL के साथ I आएगा क्योंकि इंट्रा फ्लैग बिट की बात कर रही है। यस मैम। ठीक है, अगर 0 फ्लैग होता तो SEZ और CLZ। तो ये जो SEI का फंक्शन है ये बेसिकली सेम वही इंस्ट्रक्शन है। असेंबली में हम कैपिटल के अंदर करके लिख रहे होते हैं, और C में क्योंकि हमारे पास क्या यूज होते हैं, फंक्शंस यूज होते हैं। तो ये सेट करने वाला इंट्रा फ्लैग को, ये वही फंक्शन है जो हम बिट एड्रेसेबिलिटी के चैप्टर के अंदर इसकी असेंबली इंस्ट्रक्शंस पढ़कर आए। ये क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हमारा जो फ्लैग रजिस्टर है उसके अंदर आपके पास जहाँ पर कैरी फ्लैग, 0 फ्लैग, इस तरह के फ्लैग बिट होते हैं, उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट होती है वहां पर होता है आई फ्लैग। आई फ्लैग का मतलब होता है ये तमाम के तमाम इंटरप्ट्स को एक साथ इनेबल कर देती है ये वाली बिट, और अगर हम इसको 0 कर दें
तो ये तमाम के तमाम इंटरप्ट्स को एक साथ क्या कर देती है, डिसेबल कर देती है। तो एक पॉइंट तो ये होता है इंटरप्ट्स के अंदर कि आप उस इंटरप्ट फ्लैग बिट को इनेबल करें, यानी कि उसके ऊपर आप 1 लिखें, उसको आप 0 ना रखें, ताकि अगर कोई इंटरप्ट आता है तो वो एक्टिवेट हो सके। तो ये फंक्शन हमारा ये काम करेगा कि उस आई फ्लैग बिट को क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो एक तो आपने तमाम इंटरप्ट्स को इनेबल कर दिया, ठीक। फिर होता है कि आपने इंडिविजुअल इंटरप्ट फ्लैग बिट जो है उसको 1 करना है, ठीक है। अब इंडिविजुअल फ्लैग बिट जो है, यानी आपके पास क्योंकि इंटरप्ट की सोर्सेज बहुत सारी हैं, आपका जो सीरियल कम्युनिकेशन है वो भी आप इंटरप्ट ड्रिवन बना सकते हैं, आपकी जो एसपीआई कम्युनिकेशन है आप उसको भी इंटरप्ट ड्रिवन बना सकते हैं। तो जब इंटरप्ट ड्रिवन इनको बना सकते हैं तो वहां पर आपके पास ये वाली आपने पढ़ा होगा डिफरेंट रजिस्टर्स के अंदर बिट्स पड़ी होंगी जो इसके कंट्रोल रजिस्टर हैं। जैसे अगर मैं सीरियल कम्युनिकेशन की बात करूं तो वहां पर आपने ट्रांसमिशन इनेबल, लेकिन अगर आप उसको इंटरप्ट ड्रिवन करना चाहते हैं तो उसमें आपने TXIE इस नाम से आपने वो एक बिट पड़ी होगी सीरियल कंट्रोल रजिस्टर के अंदर। इसी तरीके से अगर आप SPI कम्युनिकेशन को इंटरप्ट ड्रिवन बनाना चाहते हैं तो वहां पर आपने एक बिट पड़ी होगी SPIE। इसी तरीके से जब हम TWI की बात करते हैं या I2C कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहां पर भी उसको इंटरप्ट ड्रिवन बनाने के लिए इस तरह की जो बिट है वो मौजूद है। तो मतलब ये भी जनरल बिट मौजूद है। जैसे मैंने आपको साथ साथ मैं बताती जा रही हूँ कि ADC को जैसे इनेबल करने वाली बिट आपके पास क्या थी, ADE थी, कि ये आपके पास जो शुरू में एक बिट थी, इस तरह की बिट आपको हर जगह पे मिल रही होती है। ADEN थी। ADEN। इसी तरह से आपको SPI कम्युनिकेशन में भी वो बिट जो है वो मिल रही होती है, और इसी तरीके से आपको जो TW इंटरफेस है उसके अंदर भी मिल रही होती है, ठीक। तो इसी तरह से इंटरप्ट ड्रिवन बनाने के लिए भी आपको हर ब्लॉक के अंदर इंटरप्ट इनेबल की जो बिट है वो नजर आएगी। तो इसकी जो ADC है, इसकी जो इंटरप्ट इनेबल वाली बिट है वो हमने देखा कि कहाँ पे पड़ी हुई है, ADIE, ठीक। अगर इस बिट को मैं 1 कर दूं, प्री स्केलिंग हम वही रख रहे हैं कि क्लॉक बाय 128 रख रहे हैं, तो ये तीनों बिट्स हमने क्या रखी हुई है, 1 रखी हुई है। बाकी ADC को हम इनेबल करवा रहे हैं तो इसको हमने 1 कर लिया, ठीक है। तो इस लिहाज से मेरा जो डेटा है, मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि जो डेटा है वो क्या बन जाएगा। अब ये एक तो 3 1 ये मौजूद है, दूसरा मुझे कहाँ पर 1 रखना है, इनेबल वाली पे। इनेबल वाली के ऊपर 1 रखना है। तो ये जो डेटा है मेरा ये क्या बन गया, ये आपके पास इक्विवेलेंट हो गया, ये 1001001000, ये किसके इक्विवेलेंट है, हेक्साडेसिमल। M8 और ये क्या हो जाएगा, 4 1 हो जाएंगे तो FF। FZ, ठीक है। तो ये किस रजिस्टर का डेटा है, अगर हमें इंटरप्ट ड्रिवन बनाना है तो किस रजिस्टर का डेटा है, ADC है सारे। ये है ADC का जो कंट्रोल और स्टेटस रजिस्टर है, ठीक है। इसके लिए हमने ये डेटा प्रिपेयर किया है कि अगर हम इंटरप्ट ड्रिवन बनाएंगे तो इसको हमें 8F का डेटा देना पड़ेगा। बाकी चीजें हमने कहा कि हम सेम रखते हैं, सेम रखते हैं का मतलब हम चैनल नंबर 0 ही यूज कर रहे हैं और हम 2.56 का जो रेफरेंस वोल्टेज है वो ही यूज कर रहे हैं। तो अगर हम यही सेटिंग्स रख रहे हैं, इसका मतलब है कि हम जो AD-MUX रजिस्टर है उसके अंदर की वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर रहे। ADC-MUX रजिस्टर के अंदर हमने यही वैल्यू रखी कि रेफरेंस की 2 बिट्स को हमने 1 1 रखा, और चैनल नंबर अगर हम 0 की बात कर रहे हैं तो जो है वो हमने तो ये आपके पास डेटा जो है वो क्या हो जाएगा, C0 हो जाएगा, ठीक है। वरना अगर आप जो है वो चैनल 7 यूज कर रहे हैं तो C7 ये हमने कल किया था। तो लेट्स से कि हम चैनल नंबर 0 की ही बात कर रहे हैं, तो आपके पास जो डेटा है वो क्या हो गया, C0 हो गया AD-MUX रजिस्टर के लिहाज से। मेन प्रोग्राम के अंदर हम हमेशा क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये सारी पहले हमने पोर्ट्स की इनिशियलाइजेशन की, उसके बाद हमने जो इसका ग्लोबल इंटरप्ट फ्लैग बिट है उसको हमने सेट कर दिया, फिर हमने ADC के अंदर जो इंटरप्ट को इनेबल करने वाली बिट थी उसके लिहाज से डेटा प्रिपेयर करके उसको कंट्रोल रजिस्टर पे भेज दिया और MUX रजिस्टर को इनिशियलाइज कर दिया।
अब हम एडीसी को स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन के लिए। ये हम देख चुके हैं कल भी कि हम सिर्फ इस बिट के ऊपर 1 लेकर आ रहे हैं, तो कैसे हम उसको शिफ्ट ऑपरेटर के थ्रू और यानी कंपाउंड और स्टेटमेंट यूज करके हमने इसको खाली इनिशियलाइज कर दिया और इसका ऑपरेशन स्टार्ट करवा दिया। और यहाँ पे हमने कहा वाइल 1, यानी यहाँ पे स्टक हो जाओ। अब जिस वक्त भी कन्वर्जन कंप्लीट होगी, तो इसका मतलब जब कन्वर्जन कंप्लीट होती है तो कौन सी बिट के ऊपर 1 आता है? कन्वर्जन कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल वाली क्यों? कंट्रोल रजिस्टर की इस ADIF वाली जो बिट है इसके ऊपर 1 आएगा। ठीक, तो अब आप ये देखें कि इंटरप्ट ड्रिवन मोड में जब हम चल रहे हैं तो उस बिट को हम पोल नहीं कर रहे, जैसे कि हमने प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर किया था कि हमने इस बिट को जो है वो चेक किया था। और वो कैसे चेक किया था कि जब तक कि इसके ऊपर 1 नहीं आ जाता, यहाँ पे हमने ये वाइल का लूप लगाया था। ठीक, अब ये हमें वाइल का लूप लगाने की जो है वो जरूरत नहीं है। और जैसे ही इसको हमने यहाँ वाइल 1 में अटकाया हुआ है, ठीक है, तो जैसे ही 1 उसके ऊपर आएगा ये ऑटोमेटिकली उसके सर्विस रूटीन पर चला जाएगा, इंटरप्ट के सर्विस रूटीन के ऊपर चला जाएगा। अब इंटरप्ट के सर्विस रूटीन पे चला जाएगा तो इंटरप्ट का जो सर्विस रूटीन है उसका लिखने का क्या तरीका होता है कि आप कीवर्ड यूज करते हैं ISR। ISR स्टैंड्स फॉर इंटरप्ट सर्विस रूटीन। किस चीज का ये सर्विस रूटीन है? ये ADC का सर्विस रूटीन है, तो इसका ये कीवर्ड है। क्या इसका लिखने का तरीका ये होता है कि आपको उसका जो वेक्टर एड्रेस है वो देना पड़ता है। सिर्फ जब भी हम इसको interrupt.h यूज कर रहे हैं कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली इसकी लोकेशंस मौजूद हैं कि इसका जो सर्विस रूटीन है वो कहाँ से उठाना है। तो ADC वेक्टर आपने कीवर्ड दे दिया। अब सर्विस रूटीन का यानी इस फंक्शन के अंदर आपने खाली वो काम जो आप वहां पे डिफाइन कर रहे थे चेक करने के बाद वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि लो ऑर्डर बाइट को हमने पोर्ट D पे भेज दिया और हाई ऑर्डर बाइट को हमने पोर्ट B के ऊपर भेज दिया। और क्योंकि जो है वो हमारा नेक्स्ट रीडिंग के लिए डेटा प्रिपेयर हो जाए, ADC प्रिपेयर हो जाए कि इसके बाद भी ये इंटरप्ट से जब वापस जाएगा तो उससे पहले हमने कहा कि जो पहली रीडिंग के बाद ADC जो है वो स्टॉप हो चुका, उसको वो स्टॉप होने का मतलब कन्वर्जन जब आपको चाहिए तो आपने इसको नेक्स्ट रीडिंग के लिए स्टार्ट कन्वर्जन का सिग्नल दे दिया। अब ये जब इंटरप्ट से वापस आएगा तो ये किस जगह पर वापस आएगा कि जहां से, क्योंकि ये यहाँ पे अटका हुआ होगा, वाइल 1 पे अटका हुआ होगा। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन का मतलब क्या होता है कि जहां से छोड़ के गया ये वहीं पे वापस आता है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, ये इसकी बॉडी कंप्लीट हो गई, यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट नजर आ रहे हैं, तो ये वापस आ जाएगा इस पोजीशन पर जहां से ये छोड़ के गया था। तो ये यहाँ के फिर अटक जाएगा जब तक कि नेक्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो चुकी हो। तो आपको IF वाली जो बिट है ADIF उसको पोल नहीं करना पड़ रहा, ये ऑटोमेटिकली टू एंड फ्रो प्रोग्राम के अंदर जो है वो जैसे जैसे आपका डेटा रेडी होगा ये कंप्लीट होने के बाद पोर्ट के ऊपर डेटा भेजता जाएगा सर्विस रूटीन के थ्रू। यानी ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं इस प्रीवियस प्रोग्राम में और अभी वाले प्रोग्राम में सिर्फ ये फर्क है कि आपको ये जो ADIF था ये चेक नहीं करना पड़ रहा और इंटरप्ट ड्रिवन में हम इस तरह से यूज करते हैं। तो ये इंटरप्ट ड्रिवन वाला मैं हर चैप्टर के अंदर, जैसे अगर मैं आपको SPI कम्युनिकेशन पढ़ाऊँ या मैं आपको सीरियल कम्युनिकेशन पढ़ाऊँ, तो ये मैं हर दफ़ा आपको एग्जांपल्स देके मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका आपने ADC में अभी के अभी सीख लिया, उसी तरीके से बाकी सारे प्रोग्राम होंगे कि इसमें खाली आपको जो भी कंप्लीट होने वाली बिट है कि ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गई या रिसेप्शन कंप्लीट हो गई या SPI कम्युनिकेशन जो है उसके थ्रू डेटा ट्रांसफर हो चुका, तो उसको आपको कंप्लीट वाली जो बिट है उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको इंटरप्ट ड्रिवन बनाएंगे तो सिर्फ ISR के स्ट्रक्चर के अंदर आपको वो इंस्ट्रक्शन लिखनी होगी जो अभी आप वाइल के लूप के अंदर पढ़ के जा रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं एक्चुअल टॉपिक की तरफ जो हमें आज स्टार्ट करना था, इंटरप्ट वाला चैप्टर। इंटरप्ट्स का जो इंटरप्ट की जो मीनिंग है या इंटरप्ट का जो पर्पस है वो क्या होता है, ये हम शुरू की क्लासेस में काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि आपको जो है आपके पास दो तरह की ये सर्विस मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है इंटरप्ट, दूसरा होता है पोलिंग। ठीक है, पोलिंग वाली जो इन्वायरमेंट है वो हम अभी तक यूज़ करते आए हैं कि आप एक एक से पूछ रहे हो या उसको ब्रांच इंस्ट्रक्शन के थ्रू या SBIS के थ्रू या वाइल लूप के थ्रू हम इसको कर रहे होते हैं पोलिंग, ये हमने अभी तक किया हुआ है। ठीक है, इंटरप्ट्स के अंदर जैसे ही इंटरप्ट जनरेट होगा यानी कोई सिग्नल जनरेट होगा जो कि बताएगा कि भाई यहाँ पे मुदाखलत करनी है, ठीक, तो उसको फौरन की फौरन सर्विस प्रोवाइड की जाए। हॉस्पिटल्स के अंदर या इमरजेंसी के अंदर हम इंटरप्ट्स को यूज़ करते हैं। इमरजेंसी का मतलब कि आपका फायर अलार्म सिस्टम है वो आप
वेट नहीं करेंगे कि सेंसर का डेटा जो है उसको वो हर दफ़ा चेक करके देखे कि ये थ्रेशोल्ड उसने क्रॉस किया या नहीं किया, कि तब तक पूरी आग लग चुकी हो। उसको फिर इस तरह के सिस्टम्स को हम इंटरप्ट्स के ऊपर लेके चले जाते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस हम किसी फंक्शन के अंदर देते हैं या किसी सब रूटीन के अंदर देते हैं कि उस वो इंटरप्ट आएगा तो करना क्या है, यानी अगर लेट्स से कि टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो गया है, जब ये आजकल भी आ रहा है ना कि हीट वेव स्टार्ट हो गई है, आपको वेदर प्रिडिक्शन के अंदर जो है वो ये चीज़ मिल रही होगी। जैसे कराची में अभी था कि 2 दिन, जाहिर सी बात है कराची में हो रहा है, तो इधर हैदराबाद में भी कल टेम्परेचर आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा हाई गया है। तो ये इस तरह की सिचुएशन जो है वो हर दफ़ा गर्मियों में आती है कि 2-3 दफ़ा तो अब हीट वेव कॉमन होती है कि ये ड्यूरेशन जो है वो हीट वेव का है। आपने ये देखा होगा न्यूज़ के अंदर डिफरेंट कि जैसे जलसे हो रहे होते हैं या कोई जो है वो इज्तिमा हो रहा है, तो लोगों का आपने सुना है ना कि बेहोश हो गए रश की वजह से। एक तो गर्मी, हब्स, और जो है वो दूसरा जो है वो इस रश की वजह से जो है वो लोगों का सुनने में आता है कि जो है वो बेहोश हो गए वहां पर। तो ये जो सारी कंडीशन है, अगर हम इस तरह से करें, या इवन जो है वो अब जैसे हर मस्जिदों के अंदर आपको जो है वो सारी मस्जिदों में एयर कंडीशन नहीं है। अभी जैसे रमज़ान आएगा तो तरावी वगैरह जो है वो आपका टाइम लंबा होता है पढ़ने का, आम नमाज की बनिस्बत कि 20-20 तरावियाँ होती हैं। तो वहाँ पे भी देखा है कि लोगों के साथ इस तरह की सिचुएशन होती है ज़्यादा देर खड़े होने की वजह से, या जो है वो जल्दी चले गए, अफ्तार सही तरीके से नहीं किया है। तो अगर जिन मस्जिदों में जैसे अगर ये सिस्टम नहीं है एयर कंडीशनिंग वाला या कूलिंग प्रोवाइड करने वाला या क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो रही, तो वैसे क्या करते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो पानी का जैसे छिड़काव किया जा रहा होता है टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए, राइट। तो अगर हम इस तरह का जो सिस्टम है वो बना दें कि अगर टेम्परेचर प्लस में हम जो है वो उसके अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है, क्योंकि हब्स होता है जिस वक्त, तो आपका जो मॉइस्चर लेवल है या ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ी हुई होती है। तो हम ये 2 सेंसर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या हम एयर फ्लो को मेजर कर सकते हैं कि एयर फ्लो को या एयर कैपेसिटी कितनी है जिस रूम के अंदर की हम बात कर रहे हैं। तो हम इस तरह का सिस्टम, जो 3 सेंसर्स हैं वो हम इंटरप्ट से कनेक्ट कर दें। अब उसमें हम लगा सकते हैं कि पानी जो है वो उस तरह के हमने छोटी छोटी नोजल्स बना के रखी हुई हैं साइडों में कि उसका छिड़काव शुरू हो जाए। करते हैं ना शाम में हम लॉन में पानी का छिड़काव कर देते हैं तो ठंडक फील होती है ना। तो हम इसको जो है वो उसमें ले आए कि लोग जो है वो बेहोश ना हो या टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन हो, तो उसका हम थोड़ा जो है वो इंटरप्ट मैकेनिज्म के थ्रू उसको कर दें। या जैसे कोविड के अंदर आपने देखा डिफरेंट मॉल्स में या डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट गेट इन्होंने लगा दिए थे कि आप एंटर हो रहे हैं तो जैसे ही बंदा आ रहा है तो उसके ऊपर खुद से स्प्रे हो रहा है। तो वो कैसे डिटेक्ट कर रहा होता है कि कोई जो है वो, आपको बटन तो नहीं दबाना पड़ रहा होता ना, ऑटोमेटिक हो रहा होता है कि स्प्रे जो है वो ऊपर से शुरू हो जाता है। तो इसको भी हम इंटरप्ट ड्रिवन कर सकते हैं कि एंट्रेंस के ऊपर हमने लगा दिया कि जैसे ही एंट्रेंस पे कोई जो है वो इंसान आए लेट से, तो यानी ये प्रेजेंस डिटेक्शन के ऊपर हम काम करें कि ये अगर कोई जो है वो इंसान आ रहा है तो उसने डिटेक्ट किया कि यहाँ पर कोई बॉडी है, तो जैसे ही ये डिटेक्शन हुई, इस डिटेक्शन को हम लगा दें, लेट से कि कोई IR सेंसर हमने लगा दिया, उसको हम इंटरप्ट से कनेक्ट कर दें, और जैसे ही ये सेंसर को जैसे वैल्यू मिली तो उस वक्त क्या हो जाए, इस गेट का जो स्प्रे है सैनिटाइजर का वो ऑन हो जाए। ठीक, तो इस तरह के ये जो ऑन हो जाए तो वो खुद से तो नहीं होगा ना, यहाँ पे जो भी नोजल्स लगी हुई हैं उसको आप ओपन करवाएंगे तभी जो है वो ये जो सॉल्यूशन है या सैनिटाइजर है वो इसके ऊपर गिरना शुरू होगा। तो ये इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हम लिख रहे होते हैं, या इवन जो हमने कहा कि इस ADC वाले प्रोग्राम के अंदर हमने जो इसका ISR था उसमें ये वाली इंस्ट्रक्शंस दी हैं। तो यानी पॉइंट मेरा ये है कि इंटरप्ट आने के बाद जो है वो करना क्या है, ये करना क्या है वाली चीज़ को बेसिकली हम कहते हैं कि ये इसका जो है वो क्या है, ये इसका इंटरप्ट सर्विस रूटीन है। एक्शन क्या आपने इसके ऊपर परफॉर्म करना है, इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये इसका इंटरप्ट सर्विस रूटीन है। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन को हम कैसे लिखते हैं, असेंबली लैंग्वेज के अंदर किस तरह से लिखते हैं, या अगर हम C की बात कर रहे हैं तो C प्रोग्रामिंग में हम इसको कहते हैं कि हम इसका इंटरप्ट हैंडलर लिख रहे हैं, यानी इंटरप्ट को हैंडल किस तरीके से किया जाए। आपने मैटलैब के अंदर GUI पढ़ी है बनानी? यस मैम। तो उसमें आप GUI के अंदर रखते हैं ना कि पुश बटन्स आपने, सॉरी, रेडियो बटन्स आपने रखे हैं,
या जो है वो आपने उसके अंदर बटन्स रखे हैं वो क्लिक के ऊपर किस तरीके से काम करे, या आपने टेक्सचुअल डेटा का इनपुट रखा है, तो उसमें आप क्या करते यस हैं, मैम, उस इवेंट हैंडल्स यूज करवाते हैं। हैंडल्स यूज करते हैं। एग्जैक्टली तो वहां पर आप उसको क्या कह रहे होते हैं, वहां पर आप उसको इवेंट हैंडलर कह रहे होते हैं। अब इवेंट आपका किसी भी तरीके यस का मैम। हो सकता है। इवेंट आपका किस तरीके का, मतलब उसको आप कह रहे होते हैं कॉल बैक फंक्शन, कि अगर पुश बटन को प्रेस किया है, क्लिक किया है, तो इसका कॉल बैक फंक्शन क्या है, या इसका जो हैंडलर है वो क्या है। तो जनरली हम इवेंट हैंडलर कह रहे होते हैं, लेकिन अदरवाइज आप कहते हैं कि रेडियो बटन अगर वो क्लिक हुआ है, जैसे चॉइसेस की हम रख रहे होते हैं कि इन 3 रेडियो बटन्स में से आपने जो है वो यूजर ने कौन सी चॉइस जो है वो सिलेक्ट की है, तो उसका कॉल बैक फंक्शन होता है। लेट्स से ये वाला जो बटन है या ये रेडियो बटन है, इसको सिलेक्ट किया है, तो बैकएंड पे क्या प्रोग्रामिंग हो रही होती है, उसका कॉल बैक फंक्शन होता है ना, जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग में लिख रहे होते हैं कि अच्छा ये रेडियो बटन होता है, तो आपने लिख दिया यू हैव सिलेक्टेड चॉइस नंबर 1 या यू हैव सिलेक्टेड चॉइस नंबर 3, तो वो आप उसके हैंडलर के अंदर लिख रहे होते हैं। तो सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट है कि जो हम इसका सर्विस रूटीन लिख रहे होते हैं, वो बेसिकली हम इंटरप्ट का हैंडलर लिख रहे होते हैं कि हाउ टू हैंडल दिस इंटरप्ट, यानी जब ये इंटरप्ट एक्टिवेट हो तो उसको किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करनी है। अब ये सारा काम किसकी मदद से होता है, ये सारा काम जो है वो आपका इंटरप्ट वेक्टर टेबल की मदद से होता है। अब ये क्या चीज़ है इंटरप्ट वेक्टर टेबल? इंटरप्ट वेक्टर टेबल बेसिकली जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है उसकी जो रोम है, ठीक है, इसकी रोम के अंदर ये लोकेशंस रिजर्व्ड होती हैं, प्रोग्राम मेमोरी के अंदर ये लोकेशंस जो हैं वो रिजर्व्ड होती हैं। इससे पहले हम जो भी प्रोग्राम लिखता है वो हमने क्या किया है, हमने .org के साथ क्या लिखा होता था एड्रेस, .org या #org के साथ लोकेशन होती थी मैम को। लोकेशन, और वो लोकेशन क्या होती थी, मोस्टली हमने क्या लोकेशन यूज की है, 00 मैम। 00 यूज की है। तो यानी इसका मतलब हम इससे पहले जो भी प्रोग्राम लिखते आए वो हम इस इंटरप्ट वेक्टर टेबल के ऊपर लिखते आए थे। हमारी प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर की जो प्रोग्राम मेमोरी है उसमें 00 लोकेशन से लेकर, अगर हम देखें ये एड्रेसेस ये 00 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये कहाँ तक जा रहे हैं, ये जा रहे हैं 28 तक। 28 से भी एक लोकेशन जो है वो आगे तक जाता है, यानी 29 तक जा रहे होते हैं। बताती हूँ क्यों जाता है। तो ये 29 तक जो जा रही हैं लोकेशंस, इसका मतलब है कि ये वेक्टर टेबल के लिए रिजर्व है। अब इसको वेक्टर टेबल क्यों कहते हैं? जो रीसेट का इंटरप्ट है हमारे पास, डिफरेंट इंटरप्ट्स होते हैं। तो डिफरेंट इंटरप्ट का मतलब एक रीसेट का इंटरप्ट है। फिर हमारे पास जो है वो ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट 0 है, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट, इसको हम इंडिकेट करते हैं INT 0 से, इसको हम इंटरप्ट नंबर 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इंटरप्ट रिक्वेस्ट 1 जो है उसको हम इंटरप्ट 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरप्ट रिक्वेस्ट 2 जो है इसको हम इंटरप्ट 2 से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। टाइमर या काउंटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप देखें हमारे पास मल्टीपल टाइमर्स या काउंटर्स होते हैं, ठीक, यानी मल्टीपल, इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर 3 टाइमर्स मौजूद हैं। तो आप उसको टाइमर मोड में भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप उसको काउंटर मोड में यूज़ कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपके पास ये नज़र आ रहे हैं आपको डिफरेंट इंटरप्ट। ये सारे जो हैं वो टाइमर से रिलेटेड इंटरप्ट हैं कि अगर टाइमिंग अगर आपके पास जो है वो काउंटिंग पूरी हो गई है तो वहाँ पर भी काउंटिंग पूरी होने की जो फ्लैग बिट है उसको आपको पोल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बार बार जो है वो वाइल के लूप के थ्रू चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको इंटरप्ट ड्रिवन मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास ये डिफरेंट टाइमर से रिलेटेड इंटरप्ट मौजूद हैं, जिसकी कि वो पढ़ा हुआ कहाँ पर है उसका सर्विस रूटीन, उसकी लोकेशन आपको यहाँ से पता चल रही होती है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास सीरियल कम्युनिकेशन जो है, अगर हम SPI कम्युनिकेशन की बात करें, SPI कम्युनिकेशन जो है उसमें आपने कौन सा मोड पढ़ा है? 2 तरह के मोड्स होते हैं, एक होता है एसिंक्रोनस, एक होता है सिंक्रोनस, ठीक। जो आपने USART वाली डिवाइस पढ़ी वो आपको दोनों दे रहे होते हैं, लेकिन उसका जो मोड आपने पढ़ा है वो आपने एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन वाला मोड पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल के अंदर भी आपने जो किया है उसका, लेकिन उसके अंदर S भी मौजूद है, यानी ये यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, ठीक। लेकिन हमने जो क्लास के अंदर जो चीज़ें हम करेंगे या प्रैक्टिकल के अंदर आपने की होंगी उसमें आपने सिर्फ एसिंक्रोनस मोड जो है उसको प्रैक्टिकली किया होगा, लेकिन इसके अंदर सिंक्रोनस मोड की ऑप्शन भी मौजूद होती है। SPI कम्युनिकेशन जो है वो आपको सिंक्रोनस SPI हो गया, या जो है वो आपके पास TWI हो गया जिसको हम I2C भी कहते हैं,
ये आपको सिंक्रोनस मोड ऑफ कम्युनिकेशन दे रहा होता है, यानी इसका टाइमिंग के साथ रिलेशनशिप है या क्लॉक के साथ रिलेशनशिप है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कि ट्रांसफर कंप्लीट हो गया नहीं हो गया, इसका भी इंटरप्ट जनरेट होता है, तो वो हमारे पास एसपीआई कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंटरप्ट हो गया। सीरियल कम्युनिकेशन में आप क्या कर रहे होते हैं, रिसेप्शन कंप्लीट होने का, जैसे आपके पास अलग फ्लैग बिट होती है जो बताती है जिसको आप पोल कर रहे होते हैं, उसका नाम क्या होता है, RXC, रिसेप्शन कंप्लीट। इसी तरीके से जो आपके पास ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाए तो उसकी जो फ्लैग बिट होती है वो क्या होती है, TXC, ट्रांसमिशन कंप्लीट। ये आप पढ़ के आए होंगे सीरियल वाले चैप्टर में, वरना हम भी इसको थ्योरी में थ्योरी थोड़ी पीछे हो गई है तो इसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारे जो बिट्स हैं या UDRE है कि आपका जो डेटा रजिस्टर है, यूनिवर्सल डेटा रजिस्टर, एम्प्टी होने वाली फ्लैग बिट, इनको आपने पोलिंग मोड में यूज किया होगा। ये सब आप इंटरप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरप्ट में यूज कर सकते हैं तो इसकी एक जो लोकेशन है वो रिजर्व्ड है। ADC को आपने अभी देखा कि हमने ADC को इंटरप्ट ड्रिवन मोड में भी यूज करके देखा प्रोग्राम में, और उसको हमने पोलिंग मोड में भी करके देखा। तो वो जो हम ISR लिख रहे थे वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, वो इस वेक्टर एड्रेस के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि वो पता पूछता है कि मेरा सर्विस रूटीन कहाँ लिखा हुआ है, तो उसको ये वाला जो एड्रेस है इसको फैच करना होता है 0020 को, कि बताओ मुझे जो इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करनी है। हमने जो प्रीवियस प्रोग्राम देखा उसमें हमने किस तरह की इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म की थी ISR के अंदर, हमने ये इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म की थी कि ADC की लो ऑर्डर बाइट को पोर्ट D पे भेज दो, ADC की हाई ऑर्डर बाइट को पोर्ट B के ऊपर भेज दो। तो ये ISR पे जाने से पहले इस वेक्टर टेबल से पूछेगा कि मेरा ISR पड़ा हुआ कहाँ पर है, जहाँ से जाके मैं इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना शुरू करूँ। तो इस तरीके से आपके पास EEPROM हो गई, एनालॉग कंपैरेटर हो गया, I2C कम्युनिकेशन हो गया, या आप प्रोग्राम मेमोरी के अंदर कुछ लिख रहे हैं, इन सब से रिलेटेड आपके पास कोई ना कोई लोकेशन रिजर्व है। अब ये जो लोकेशन रिजर्व है इसमें बेसिकली काम किस तरीके से होता है, काम इस तरीके से होता है, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी के साथ। ये मैंने बना के रखा हुआ है आपके लिए। जिस इंटरप्ट वेक्टर टेबल की मैं बात कर रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये ब्लू के अंदर आपको रीसेट स्क्रीन विजिबल हो गई, देर से खुलती है ना आप लोगों के पास, विजिबल है मैम। ठीक है। तो जब हम माइक्रो कंट्रोलर के आपने अंदर देखा है एक बटन होता है रीसेट का, जिसको आप अगर कुछ नहीं चल रहा होता है तो हम पाकिस्तानी कौम तो हर चीज को वैसे ही रीसेट मार देते हैं, जो चीज नहीं चल रही उसको उठा के रीसेट कर देते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये जो रीसेट का बटन होता है या हर दफा माइक्रो कंट्रोलर जब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं या पावर ऑन कर रहे हैं, वो 00 से ही प्रोग्राम को फैच करता है। क्यों फैच करता है, क्योंकि उसके अंदर ये चीज रखी गई है कि जब ये रीसेट होगा तो उसके लिए जो लोकेशन रिजर्व है वो 00 की लोकेशन रिजर्व है, ठीक है। अब आप उससे कंपेयर करें जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाया था कि इस 00 के बाद जो नेक्स्ट एड्रेस आ रहा है नेक्स्ट वेक्टर का, वो क्या आ रहा है, वो 00 2 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, वो आ रहा है। ठीक है। तो ये 1 जो है वो क्यों नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि रीसेट के लिए कितनी लोकेशन रिजर्व है, एक तो 0 भी उसी काम के लिए, दूसरी इसके बाद वाली जो 1 है वो भी रीसेट वेक्टर में ही आती है। जब हम कोई बात करते हैं पर्टिकुलरली किसी टेबल की, यानी जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट रोज और कॉलम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टेबल कह रहे होते हैं, ठीक। अगर हम किसी पर्टिकुलर इंटरप्ट की बात कर रहे हैं, सिंगल इंटरप्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास 2 लोकेशंस रिजर्व्ड हैं। तो ये जो 2 लोकेशंस रिजर्व्ड हैं, पहली और दूसरी, इसको हम कह रहे हैं किसी भी इंटरप्ट से रिलेटेड, तो इसको हम फिर नाम देते हैं वेक्टर का। यानी ये टेबल का जो पोर्शन है इसको हम नाम दे रहे हैं, 2 लोकेशंस का जो पोर्शन बन रहा है इसको हम नाम दे रहे हैं वेक्टर का। यानी अगर मैं कहूँ कि इंटरप्ट टेबल के अंदर रीसेट वेक्टर क्या है, तो आप कहेंगे कि उसके लिए 000 और 0001 की जो लोकेशन है वो रिजर्व्ड है। अच्छा, अब अगर ये 2 लोकेशंस इसके लिए रिजर्व्ड हैं, तो यानी 000 और 001, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कितनी बाइट्स रिजर्व है। कीपिंग इन माइंड कि जो हमारी माइक्रो कंट्रोलर की जो प्रोग्राम मेमोरी होती है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो रोम है बाय 2 की। बाय 2 बाय की 2। ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो ये बाय 2 की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब हुआ कि हर लोकेशन के ऊपर 2 बाइट्स आ सकती हैं, एक लो ऑर्डर बाइट के लिए रिजर्व होगा, एक हाई ऑर्डर बाइट के लिए रिजर्व होगा। तो ये जो आपका रीसेट फैक्टर है
अब हम क्या करते हैं, मोस्टली जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम उसके अंदर इस तरह से प्रोग्राम लिख देते हैं कि ये देखें, ये सेगमेंट मैंने लिख के रखा हुआ है .org 000, हम ये लिख रहे होते हैं ना, इसका क्या मतलब है। और उसके बाद हम कह देते हैं कि जंप करके जाओ मेन के ऊपर। अभी तक आपने जो प्रोग्राम किया उसमें आप डायरेक्टली यहीं पे लिखना शुरू कर देते थे इंस्ट्रक्शन। तो अगर आप यहीं लिखना शुरू कर देते थे, जंप की इंस्ट्रक्शन नहीं यूज करते थे, तो वो डायरेक्टली 00 वाली जगह से लिखना शुरू कर देता था। यानी इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट वी वर राइटिंग और वी वर ओवर राइटिंग ऑन दिस वेक्टर टेबल। हम इस वेक्टर टेबल के ऊपर लिखना शुरू हो जाते थे, लेकिन उसका हमें कोई नुकसान नहीं होता था। उसका नुकसान क्यों नहीं होता था? क्योंकि हम कोई इंटरप्ट ही यूज नहीं कर रहे होते थे, सिर्फ एक ही इंटरप्ट यूज कर रहे होते थे हम, रीसेट वाला। तो रीसेट तो होता ही 00 के ऊपर है, तो इसलिए हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता था कि हम इस इंफॉर्मेशन के ऊपर ओवरराइड कर देते थे। लेकिन जब हम इंटरप्ट्स को यूज करना चाहते हैं, जैसे अभी हमने एडीसी का प्रोग्राम बनाया, तो जब हम इंटरप्ट्स को यूज करना चाहते हैं तो फिर जरूरी है कि हम इसकी जो वेक्टर लोकेशन है उसके ऊपर क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको हम बचा के रखें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर देखें क्या होता है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि ये वेक्टर टेबल जो है वो काम कैसे करता है। जंप की इंस्ट्रक्शन, जब हमने शुरू में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर बाइट्स कितनी होती हैं, हर इंस्ट्रक्शन का हमने पढ़ा था कि LDI कितनी बाइट्स की इंस्ट्रक्शन होती है, इन और आउट कितनी बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है, SBI कितनी बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है। तो ये हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स पढ़कर आए। तो आपको याद है कि जंप इंस्ट्रक्शन हमने कितनी बाइट्स की पढ़ी थी? 4 बाइट। 4 बाइट की पढ़ी थी, क्योंकि आपके पास ओपी कोड स्कीम होती थी और एड्रेस के लिए कि जंप कहाँ करके जाना है उसके लिए आपके पास रिजर्व बिट्स होती थी। तो ये आपके पास 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन बनती थी। तो ये जो 2 लोकेशन रिजर्व हुई हुई हैं वो इसलिए हुई हुई हैं कि क्योंकि अगर मैं 00 वाले एड्रेस के ऊपर जंप इंस्ट्रक्शन लिखूं तो ये टोटल 4 बाइट जो हैं उनको ऑक्यूपाई करेगा। तो ये 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करने की वजह से आपको नजर आ रहा है कि ये दो लोकेशन जो हैं, यानी ये जंप इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे मेन लिखा है अगर, तो इसका मतलब है कि ये जंप इंस्ट्रक्शन 4 बाइट्स पे आएगी। और 4 बाइट्स के आने का मतलब है कि हर लोकेशन 2 बाइट रिजर्व कर रही है, तो टोटल 2 लोकेशन जो हैं वो रिजर्व होंगी। तो इसको आप ये बता रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम नहीं आ सकता मेन प्रोग्राम पूरा, तो आप सिंपली यहाँ पे जंप की इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं कि मेन प्रोग्राम कहीं और पड़ा हुआ है, वहां जाके उसको एक्सिक्यूट करना शुरू करो। लेट्स से कि इस केस में मैं कह रही हूँ कि मुझे जो अपना मेन प्रोग्राम है वो लिखना है 100 लोकेशन से, ठीक है। तो ये मैंने मेन का लेबल जो है वो यहाँ पे दे दिया और इसको मैंने कह दिया, यहाँ पे मैंने .org करके 100 लिख दिया। तो ये मेरा जो प्रोग्राम है वो डायरेक्ट होके कहाँ पर आ जाएगा, इस 100 से आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ। लेट्स से इस 100 लोकेशन पर मैंने SBI की इंस्ट्रक्शन दे दी, वो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगी एंड सो ऑन कि मेरा जो प्रोग्राम है मेन प्रोग्राम वो यहाँ पे कंटिन्यू होगा। इस समय जो भी इनिशियलाइजेशन टाइप की इंस्ट्रक्शन लिखना चाहूँ कि लेट्स से मुझे DDR-A पे 0 भेजना है, तो मैं LDI करके R16 के अंदर डेटा लाऊंगी और फिर मैं उसको DDR-A के ऊपर भेज दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इस रीसेट वेक्टर के बाद फिर नेक्स्ट जो लोकेशन थी वो किसके लिए रिजर्व थी? इंटरप्ट के लिए थी मैम, एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए। कौन सा? क्योंकि हमें बस 3 है ना। इंटरप्ट 0 थी। इंटरप्ट 0 के लिए, और उसके लिए जो लोकेशन रिजर्व है वो 002 है। तो बेसिकली ये जो हम ISR लिख रहे होते हैं ये हम बता रहे होते हैं, यानी एक तरह से कि जब इंटरप्ट आया, कोई प्रोग्राम चल रहा है उसके बीच में कोई इंटरप्ट आया, तो जो भी इंटरप्ट आया होगा वो इस वेक्टर टेबल पे जाके पूछेगा। अगर लेट्स से कि इंटरप्ट नंबर 0 आया है, ठीक है, उसकी पिन मौजूद होती है हमारे पास, तो इंटरप्ट नंबर 0 के लिए वो जाएगा 002 लोकेशन पे। वहां पे वो देखेगा क्या इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, वहां पे आप जंप की इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। अगर आपने जंप की इंस्ट्रक्शन दी और कोई भी आपने लेबल स्पेसिफाई कर दिया, जैसे हम जंप की इंस्ट्रक्शन के साथ कहीं हमने स्टार्ट का लेबल यूज किया है, कभी हमें प्रोग्राम्स के अंदर एंड का लेबल यूज किया है, कभी हमने जंप हेयर कहा है, कभी हमने जंप देयर कहा है, कभी हमने कहा है जंप और उसको फिर जो है वो हमने कह दिया है, मतलब कुछ भी हम डिफरेंट नाम देते आए हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पर जो है वो नाम दे दिया इसको इंटरप्ट 0 का ISR, उसको हमने अंडरस्कोर करके दे दिया। असेंबली लैंग्वेज में ये जो नाम है ना ये हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ये यूजर डिफाइंड है, लेकिन सी के अंदर हम नहीं रख सकते। सी के अंदर हमें प्री डिफाइंड जो वेक्टर एड्रेस के, जैसे हमने यहाँ पर ADC का यूज किया था इस प्रोग्राम के अंदर, तो ये ADC अंडरस्कोर जो वेक्टर है
हमें वही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज इंटरप्ट हेडर फाइल के अंदर पड़ी हुई है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। असेंबली के अंदर नहीं पड़ी हुई, असेंबली में एक तरह से हमें ये वेक्टर टेबल जो है वो खुद से लिखना पड़ता है, खुद से बताना पड़ता है, लेकिन उसकी लोकेशन रिजर्व्ड होती है कि अगर इंटरप्ट 0 आएगा तो वो हर हाल में 002 पे जाके ढूंढेगा, उससे पूछेगा मुझे बताओ कि मेरा सर्विस रूटीन कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वो बताने का तरीका आप कैसे करते हैं, आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उस लोकेशन के ऊपर 002 के ऊपर आपने सिंपली जंप इंस्ट्रक्शन डाल दी। तो अब क्या होगा कि जब भी इंटरप्ट आएगा वो सबसे पहले जाएगा वेक्टर टेबल पे, वेक्टर टेबल की पर्टिकुलर लोकेशन जो उस काम के लिए रिजर्व है इंटरप्ट नंबर 0 के लिए 002 पे जाएगा। जब वहां पे वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी शुरू करेगा तो वहां पे उसको मिलेगा कि जंप करके इस लेबल पे चले जाओ। तो वो लेबल के अंदर आप, जैसे अभी हमने इंटरप्ट वेक्टर दिया किसका, एडीसी का, तो उस लेबल के अंदर उस सर्विस रूटीन में जो भी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो सिमिलरली हम इसको जंप करवाते हैं कि जाओ वहां से सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करना शुरू करो। तो इस तरह से हर इंटरप्ट के लिए ये दो दो लोकेशंस यानी कि 4 बाइट जो हैं वो रिजर्व्ड हैं। ठीक, अब हमारा जो लास्ट एड्रेस था इस वेक्टर टेबल के अंदर, वो लास्ट एड्रेस क्या जा रहा है, 0028 है। इसका मतलब जो प्रोग्राम मेमोरी वाला इंटरप्ट वेक्टर है, यानी मैं अगर अब किसी भी एक इंटरप्ट की बात करूंगी तो मैं कहूंगी उसका वेक्टर एड्रेस क्या है। जैसे कि मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि मुझे बताएं इंटरप्ट नंबर 2 जो है उसका वेक्टर एड्रेस क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 08 हो सकता है इसका। नहीं, ये 06 होगा मैम। इसका जो इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस है वो क्या होगा, 06 0 होगा। ठीक है, इंटरप्ट नंबर 2 का। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एडीसी है तो एडीसी का वेक्टर एड्रेस क्या है? 20। 20। ठीक है, तो एडीसी के लिए आपको जो है वो वही वेक्टर एड्रेस जो है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर सीधी अगर हम बात करें, लेकिन असेंबली के अंदर जो है वो आप पर्टिकुलरली इस एड्रेस की बात करेंगे कि यहाँ से जाके वो पूछेगा। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो पूरा का पूरा वेक्टर एड्रेस है, वेक्टर टेबल है पूरा का पूरा, मैं चाहती हूँ इसके ऊपर मैं कुछ ना लिखूं, ये इन्फॉर्मेशन मुझे यूज करनी है, मैं कोई भी इंटरव्यू यूज कर सकती हूँ या मैं ना भी करूं तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को बचाना चाहती हूँ जो हम इससे पहले करते आए थे कि हम प्रोग्राम ही 00 से लिखना शुरू कर देते थे कि बाय डिफॉल्ट वो 00 से उठा रहा होता है। मैं चाहती हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारा टेबल बचा रहे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी इसकी जो लास्ट लोकेशन है वो होगी जिस पे काम की बात लिखी हुई है इंटरप्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर प्रोग्राम मेमोरी की जो लोकेशन है 29 उस पे लिखी हुई है। तो यानी मैं ये सारी लोकेशंस बचाना चाहती हूँ, तो मैं अपना मेन प्रोग्राम इससे आगे वाली लोकेशन से शुरू करूं। तो इसके आगे वाली लोकेशन कौन सी है, यानी मैं अपना मेन प्रोग्राम इस पूरे वेक्टर टेबल के बाद, जैसे वहां पे मैंने 100 से स्टार्ट किया था ना प्रोग्राम, कि मैंने उसको कह दिया था कि जंप करो मेन के ऊपर, और मेन मैंने लेबल जो है वो कहाँ पर दिया था, जंप के साथ दिया था। नहीं एड्रेस क्या दिया था, उसके लिए मैंने एड्रेस 100 दिया था ना ये, जी मैम। और इसके बाद मैंने मेन दिया था। यानी बेसिकली मेमोरी में वो किस तरह से काम कर रहा था कि आपका जो मेन है वो 100 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि ये वेक्टर टेबल के बाद भी बहुत सारी लोकेशंस खाली बच गई। तो वेक्टर टेबल के फौरन बाद वाली जो लोकेशन है इस 29 के बाद वाली, मुझे यहाँ तक नहीं लिखना, इसके बाद वाली लोकेशन पे लिखना है, वो कौन सी लोकेशन होगी, उसका एड्रेस क्या होगा 29 के बाद वाली? 2A होगा मैम, 2A। 2A होगा। ठीक है, 2A 30 नहीं होगा क्योंकि हम 2A हेक्साडेसिमल होगा। की बात कर रहे हैं, तो ये लोकेशन होगी 2A। तो ये काम मैं जब प्रोग्रामिंग करूं तो इसको मैं प्रोग्राम में कैसे लिखूं कि मुझे 2A से लिखना है, यानी इस टेबल के अंदर आप देखें कि बजाय मैं 100 से स्टार्ट करने के, ये जो 2A वाली लोकेशन है प्रोग्राम स्टोर रेडी का जो वेक्टर है, इसके बाद 2A वाली लोकेशन है, मुझे यहाँ से करना है। यानी मैं ये 10 से कर रही हूँ अगर, तो आप देख रहे हैं ना इस 2A के बाद भी बहुत सारी लोकेशंस हैं जिनको मैंने डॉट से शो किया हुआ है, डॉट लगा के शो किया हुआ है कि ये लोकेशंस बच रही हैं, खाली जाएंगी ये। तो मुझे बिल्कुल कॉम्पैक्ट चाहिए कि 2A के बिल्कुल फौरन बाद से स्टार्ट करना है। तो मुझे यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर क्या चेंज करनी पड़ेगी, कैसे कैसे ये 2A से स्टार्ट करेगा मेन, इस प्रोग्राम के अंदर मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, ORG चेंज करना पड़ेगा। और ORG चेंज करने का मतलब मुझे इस प्रोग्राम को कैसे लिखना पड़ेगा, इस टेक्निक को हम कहते हैं
कि हम बाईपास कर रहे हैं, किसको बाईपास कर रहे हैं, वेक्टर टेबल जो है उसको बाईपास कर रहे हैं। यानी ये मुझे लिखना पड़ेगा 00 हेक्साडेसिमल। यहाँ पे मैंने कह दिया कि जंप करके, क्योंकि शुरू में वो रीसेट होगा, तो रीसेट में वो कहाँ पे जाके पूछेगा, 00 पे पूछेगा। तो उसको मैंने कह दिया कि जंप करके मेन पे जाओ। ठीक, अब मैं कह रही हूँ कि मुझे पूरा वेक्टर टेबल जो है वो बाईपास करना है कि इस पे कहीं ना लिखे, तो इसके लिए मैं इसको दे सकती हूँ .org, और क्या एड्रेस दूं मैं, प्रोग्राम स्टोर रेडी के बाद वाला 002A, ये मैं अगर दूंगी, और यहाँ से फिर मैंने अपना जो मेन प्रोग्राम है वो शुरू किया, लेट्स से कि उसमें कोई भी रैंडमली मैंने कह दिया R16 के अंदर 00 का डेटा लोड कर ले, जो भी इंस्ट्रक्शन, तो इसमें जो है वो यहाँ से ये स्टार्ट कर देगा 2A से। अच्छा, अब चलें एक सिनेरियो देखते हैं कि मुझे पूरे वेक्टर की तो ज़रूरत ही नहीं है, ना मैं एडीसी का इंटरप्ट यूज़ कर रही हूँ, ना जो है वो मैं कोई और इंटरप्ट उसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। हाँ, मैं उसके अंदर सिर्फ जो इंटरप्ट नंबर 0 है उसको यूज़ करना चाहती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इंटरप्ट नंबर 0 को यूज़ करना चाहती हूँ, तब भी इस वेक्टर टेबल में से सिर्फ कितनी लोकेशंस है जो काम की हैं, और बाकी जगह मैं ज़ाया कर दूंगी अगर मैंने पूरा वेक्टर टेबल बाईपास कर दिया। तो इंटरप्ट नंबर अगर मुझे 0 यूज़ करना है, तो इंटरप्ट 0 से रिलेटेड जो वेक्टर लोकेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं? 002 है मैम और 3 है, 002 है। 002 है और जो है 3 वो 003 है। 3 ये है। दो लोकेशंस हैं जो हमारे काम की हैं, लेकिन 0045 वगैरह अगर हम इंटरप्ट 1 नहीं यूज कर रहे, 2 नहीं यूज कर रहे, तो ये खाली ये जो है इन लोकेशंस को हम यूज कर सकते हैं ना। तो हम इसको क्यों पूरा वेक्टर टेबल जो है वो बाईपास कर दें, हम इन लोकेशंस को किसी और काम में या अपना मेन प्रोग्राम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो और अगर आप कोई भी और इंटरप्ट यूज कर रहे हैं, लेट्स से कि जो है वो हम यानी हमने कहा कि इंटरप्ट नंबर 0 यूज कर रहे हैं, तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि तुम्हारा सर्विस रूटीन कहाँ पड़ा हुआ है। यानी हमें ये जंप की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे 002 पे लिखनी पड़ेगी। हम उसके लिए 4 पे नहीं लिखेंगे, हम उसके लिए 6 पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब इंटरप्ट आएगा तो वो ढूंढेगा किस लोकेशन पर, अपनी रिजर्व वेक्टर लोकेशन पर ढूंढेगा, यानी 002 पे ही ढूंढेगा कि मुझे बताओ मेरा सर्विस रूटीन कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आपको उसे 002 लोकेशन पे ही बताना पड़ेगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसके लिए ये वाला सेगमेंट जो है हम ये रेफर करेंगे कि हमने स्टार्ट करवा दिया 00 पे, हमने कह दिया मेन पे जंप करके जाओ। ये मेन आप कहाँ पे लिख रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपने .org आगे कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, जो हम पहला इंटरप्ट यूज कर रहे हैं, इंटरप्ट नंबर 0, उसके लिए हमने बता दिया .org 002 हमने लिखा, और इस पे हमने कौन सी इंस्ट्रक्शन डाली है कि जंप करके जाओ इसके सर्विस रूटीन पर। तो हमने कहा कि जंप करे इंटरप्ट नंबर 0 के ISR पे। ये हमारी मर्जी है, हम इसको खाली इंटरप्ट 0 यहाँ पे लिख सकते थे, ISR एक साथ लिख दें, या हम ISR_IN20 कर दें, इसको हम कुछ भी कर दें, या स्मॉल में लिख दें, ये हमारी मर्जी है। असेंबली के अंदर ये यूजर डिफाइंड होता है नाम। ठीक, तो हमने कहा कि इसका जो वेक्टर एड्रेस है वो पड़ा, वेक्टर एड्रेस पे हमने कहा कि जंप करके जाओ कहाँ पर, इंटरप्ट 0 पे। अब मैं चाहती हूँ कि इसके फौरन बाद मैं अपना मेन प्रोग्राम शुरू कर दूं, इसके फौरन बाद, क्योंकि मैं सिर्फ इंटरप्ट 0 यूज कर रही हूँ, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल इसके फौरन बाद अपना मेन प्रोग्राम शुरू कर दूं। तो फिर मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, यहाँ पे मैं org करके 004 लिखूं, और यहाँ से मैं अपना मेन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर दूं। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो बाकी वेक्टर टेबल की लोकेशंस हैं उनको आप एक तरह से रीयूज कर रहे हो, और उसमें पहले से जो इंटरप्ट की इंफॉर्मेशन है उसको आप ओवरराइट कर रहे हो, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं है। उसका नुकसान क्यों नहीं है, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर जो मैंने स्पेसिफिकेशंस आपको बोली उसमें आप कोई इंटरप्ट दूसरा यूज नहीं कर रहे, तो ये सेफ है कि आप उनकी इंफॉर्मेशन या उनके वेक्टर एड्रेस के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन लिख सकते हो या कोई प्रोग्राम लिख सकते हो। अच्छा, अब इस प्रोग्राम के अंदर ये जो हमने बनाया, अगर मैंने ये इंस्ट्रक्शन या ये डायरेक्टिव यहाँ पे ना दिया होता, .org 002 मैंने यहाँ ना लिखा होता, और .org 004 मैंने यहाँ ना लिखा होता, तो क्या जब ये प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में जब ट्रांसलेट होगा तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? यस मैम। कैसे? देखें, अगर मैंने org 00 दिया, उसके बाद मैंने कहा जंप करो मेन पे,
तो ORG0 का मतलब इस 0 लोकेशन के ऊपर ये जंप मेन की इंस्ट्रक्शन आ गई, और जंप मेन की इंस्ट्रक्शन कितने बाइट्स की होती है, 4 बाइट्स की होती है, यानी 2 लोकेशन रिजर्व करती है। तो ये वैसे भी 000 और 01 को ऑक्यूपाई करेगी। अब उसके बाद अगर मैंने ये 002 नहीं लिखा, .org002, प्रोग्राम मेमोरी में जाके प्रोग्राम स्टोर कैसे होता है, हमेशा नेक्स्ट लोकेशन पर होता है ना, नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन के ऊपर। इसके बाद अगर मैं लेट्स से कि ये इंस्ट्रक्शन में ये जो डायरेक्टिव है वो मैं नहीं देती और मैं डायरेक्टली जंप इंटरप्ट 0 लिख दूं, तो ये किस लोकेशन पे, सॉरी, ये किस लोकेशन पे जाके सेव होगा, क्योंकि शुरू की जो इंस्ट्रक्शन थी जंप मेन, वो जाके इन्हीं 4 लोकेशंस, सॉरी 4 बाइट्स के ऊपर जाके सेव हुई है। तो इसके बाद जो आप ये वाली इंस्ट्रक्शन देंगे अगर डायरेक्टली बगैर .org यूज किए, तब भी ये यहीं पर जाके सेव होगा, इस 002 पे ही जाके सेव होगा इस केस में, क्योंकि आपकी जो लोकेशन चल रही है वो कंसेक्यूटिव चल रही हैं। अगर गैप आ जाता है तो फिर जरूरी है कि आप .org लिखें, लेकिन अगर आप चल ही सीक्वेंशियल मैनर में रहे हैं तो ये इसी तरीके से सेव करेगा कि अगर आपने .org नहीं भी लगाया, यानी इस प्रोग्राम को मैं इस तरीके से अगर लिखती जाऊं डायरेक्टली, फौरन बाद में क्या लिख दूं, जंप मेन लिख दूं और मैं .org02 ना दूं, ठीक है, और मैं लिख दूं जंप int0 अंडरस्कोर के साथ। इसके बाद मैं .org004 ना दूं और मैं डायरेक्टली लिख दूं जंप, नहीं, मैं इसके बाद डायरेक्टली जो है वो क्या दे दूं, इस पर्टिकुलर केस में इस प्रोग्राम के अंदर जिस तरह से जाके ये माइक्रो कंट्रोलर की रोम में सेव होगा और ये जो मैंने अभी लिखा है ये जो सेव होगा, इसमें कोई फर्क है? नो मैम, फर्क नहीं है। है सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि आपके पास पहली जंप इंस्ट्रक्शन 2 लोकेशन रिजर्व करेगी यानी कि 4 बाइट, तो ये आपके पास 00 के बाद 001 ऑक्यूपाई कर लेगा। फिर दूसरी जो जंप इंस्ट्रक्शन है वो आपके पास, क्योंकि 1 तक पहले ही आ चुकी है प्रीवियस इंस्ट्रक्शन, तो ये कहाँ पे जाके सेव होगा, 02 पे और 03 पे। फिर आपका जो मेन है, क्योंकि 2 और 3 आपकी जंप INT0 के लिए काम में आ गई, तो जो मेन है वो फाइनली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो आपका 004 से स्टार्ट हो रहा है। तो कंसेक्यूटिव नेचर जब हो और आपने शुरू के सिक्वेंशियल मैनर में इंटरप्ट यूज करने हैं तो ये इस तरीके से होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे इंटरप्ट नंबर 1 भी यूज करना है, तो फिर मुझे प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, मेन प्रोग्राम। इंटरप्ट 1 अगर मुझे यूज करना है तो उसकी कौन सी लोकेशन है जो मुझे बचानी पड़ेगी, 4 और 5 मुझे बचानी पड़ेंगी, 6 से जाके मेरा स्टार्ट होगा मेन प्रोग्राम। तो ये वेक्टर टेबल का कॉन्सेप्ट ये है, और इस तरीके से 4 नहीं 4 से नहीं होगा, 4 पे उसका वेक्टर एड्रेस पड़ा हुआ होगा, यानी जंप ISR वाली चीज आप 04 पे लिखोगे, लेकिन जो मेन प्रोग्राम है वो आप कहाँ से शुरू करोगे, 006 से शुरू करोगे। पॉइंट ये है कि जो जो इंटरप्ट आपको यूज करने हैं उसकी वेक्टर लोकेशन को बचाएं, उसके ऊपर उसके सर्विस रूटीन का INT 0_ISR लिखें या जो भी आप लिखें, वो वेक्टर एड्रेस यूज होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लोकेशन अवेलेबल है वहां से आप अपना मेन प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमने टेक्निक पढ़ी कि हम कैसे बाईपास करते हैं वेक्टर टेबल को, वेक्टर टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन किस तरह की होती है, किस काम के लिए वो रिजर्व्ड होती है, अगर हम उसको असेंबली में यूज करें तो हमें किस तरह से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अब इसकी जो एग्जीक्यूशन है उसमें क्या है कि जिस वक्त इंटरप्ट जो भी आपका मेन प्रोग्राम चल रहा है करंट इंस्ट्रक्शन को वो खत्म करेगा, पूरा करेगा कंप्लीट, बीच में से छोड़ के नहीं भागेगा। और जो डेटा यानी आपकी जो भी रजिस्टर्स के अंदर कैलकुलेशंस चल रही थी, जैसे कि आप कहाँ पर हैं अभी, प्रोग्राम काउंटर कहाँ पर है, यानी आप अगर वेक्टर इस लोकेशन पर हैं तो प्रोग्राम आके जो है वो रिज्यूम करना है, तो रिज्यूम करने के लिए वो क्या करेगा, उस एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर से उठा के लिख देगा स्टैक के ऊपर और फिर जाएगा वेक्टर टेबल के ऊपर। वेक्टर टेबल से जो है वो जाके पूछेगा, इसको हम एब्रीविएट करते हैं IVT से, इंटरप्ट वेक्टर टेबल को। इंटरप्ट वेक्टर टेबल से पूछेगा कि मेरा सर्विस रूटीन कहाँ पर पड़ा हुआ है, मुझे वो एड्रेस बताओ, ठीक।
तो वो एड्रेस ये से पूछ के वहां पे जाके एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा वेक्टर टेबल से पूछने के बाद। आईएसआर में किस तरह की इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, जैसे कि आपने एडीसी के आईएसआर के अंदर देखा कि पोर्ट पे डेटा भेजने वाली इंस्ट्रक्शंस थी, ये उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। आईएसआर के आखिर में इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट, RETI। रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट क्या करता है, ये जो आई है ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट के जिस वक्त जा रहे होते हैं तो आई फ्लैग को वो जीरो करके जाता है। हमने कहा था ना SCI का फंक्शन हम यूज करते हैं, जब सर्विस रूटीन पे पहुंचता है तो वो इस आई फ्लैग को जीरो कर देता है। आई फ्लैग को जीरो करने का मतलब है कि एक इंटरप्ट की एग्जीक्यूशन चल रही है, एक इंटरप्ट को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो बीच में अगर कोई इंटरप्ट आए तो उसको क्या मिले, ये आई फ्लैग का स्टेटस जीरो मिले, ताकि बीच में वो एक इंटरप्ट को छोड़ के दूसरे इंटरप्ट पे ना चला जाए। आपने वो मेन गेट ही बंद कर दिया कि नहीं, पहले इस इंटरप्ट को सर्विस प्रोवाइड करने दो, अगर इसके बीच में कोई आएगा तो उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी जब तक कि पहला इंटरप्ट जो है उसका सर्विस रूटीन खत्म नहीं हो जाता। तो जब आईएसआर खत्म होगा आखिर में रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, ताकि ये क्या करे, इस आई फ्लैग को जब आते हुए जीरो किया था अब दोबारा से इसको 1 कर दे मेन प्रोग्राम में जाते हुए। तो उसका नतीजा क्या होगा कि जब मेन प्रोग्राम में, यानी आप इसको ऐसे समझें कि ये हो गया मेन प्रोग्राम, इससे ये जाएगा किसके ऊपर, आईएसआर के ऊपर जाएगा। टाइम ऊपर हो रहा है, मैं बस वाइंड अप करूंगी। तो जाते हुए ये इसको आई फ्लैग को जीरो करके जाएगा। जब आईएसआर की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी उसमें लास्ट इंस्ट्रक्शन आपके पास क्या होगी, RETI। तो ये जाते हुए इसको क्या करेगा, वापस इनेबल कर देगा, आई फ्लैग को 1 कर देगा, ताकि अब कोई मेन की जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करे उसमें कोई और इंटरप्ट आता है तो उसको सर्विस वो प्रोवाइड कर सके। और लेकिन ये वापस मेन प्रोग्राम में कैसे जाएगा, ये वापस अपना एड्रेस जो है वो उठाएगा कि मुझे वापसी का रास्ता बताओ, मैंने छोड़ा कहाँ था, मेन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मैंने छोड़ी कहाँ थी। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि सी के अंदर जो है वो ये किस तरह से प्रोग्रामिंग करता है, या यहाँ या वहाँ पर जो है वो वेक्टर एड्रेस को कैसे उठा रहा होता है। जी मैम थोड़ा राइट बोर्ड पे खोलिए, वो क्वेश्चन है। अच्छा, बाकी जो कर चुके हैं जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है वो जा सकते हैं दूसरी क्लास के अंदर। अटेंडेंस मैंने डाउनलोड कर ली है, बताएं। मैम जो जंप इंटरप्ट 0_ ISR है, ये वाली हमें इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ऊपर हमने जंप मैन लिख लिया है, तो फिर ये बीच वाली इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? ये वाली मैम जंप इंटरप्ट 0_ ISR, इसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ये हमने देखा था ना प्रोग्राम जो मैंने आपको एडीसी वाला दिखाया था। अब यहाँ पर हमने वाइल को अटका दिया था ना इस प्रोग्राम के अंदर, आपको नहीं पता कि इंटरप्ट कब आएगा। लेट्स से कि मैं जो इंटरप्ट लगा रही हूँ वो ये लगा रही हूँ कि एक सेंसर से मैंने कनेक्ट किया हुआ है और मैंने कहा है कि जब भी, जो मैंने एग्जांपल दी ना, कि जब भी वो कोई जो है वो कस्टमर आ रहा है तो गेट से शावर होना शुरू हो जाए, सैनिटाइजर जो है उसके ऊपर आए। ठीक, आपको नहीं पता दूसरा बंदा कब आएगा, तीसरा बंदा कब आएगा। ठीक, तो जिस वक्त वो एंटर हो रहा है उस वक्त आपने कहा इंटरप्ट एक्टिवेट हो जाए, इंटरप्ट का आपको टाइम नहीं पता। जैसे ही इंटरप्ट एक्टिवेट होगा, इंटरप्ट एक्टिवेट होने के बाद वो कहाँ पे जाके पूछेगा, वो उसके वेक्टर टेबल से जाके पूछेगा। वेक्टर टेबल से जाके पूछने का मतलब ये है कि लेट से मैंने उसको इंटरप्ट नंबर 0 पे कनेक्ट किया हुआ है, तो इंटरप्ट नंबर 0 का मतलब वो कहाँ पे जाके पूछेगा, 002 पे जाके पूछेगा। अगर मैंने उसे इंटरप्ट 0 से कनेक्ट किया हुआ है इंट्रूडर के लिए, या जो मैंने उसके लिए जो सेंसर लगाया हुआ है, IR सेंसर लगाया हुआ है जो ब्लॉक करने पे काम करता है ना, कि बंदा जा रहा है तो लाइट ब्लॉक हो रही है, वहां पे इंटरप्ट एक्टिवेट हो गया और मैंने उसको इंटरप्ट नंबर 0 के पिन से लगाया हुआ है, तो वो जाएगा 002 पे। 002 पे जब वो जाएगा तो वहां पर उसको क्या इंस्ट्रक्शन मिल रही है, जंप की इंस्ट्रक्शन मिल रही है। और जंप इंस्ट्रक्शन उसको क्या कह रही है कि INT 0 पे _ISR पे चले जाओ, तो वो INT 0 ISR के ऊपर चला जाएगा और वहां पे उसको इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मिलेंगी, जिसके अंदर आपने ये लिखा हुआ होगा कि SBI कर दो, यानी ये वाली जो बिट है उसको ऑन कर दो जो कि पानी का छिड़काव वहां पे कर दे।
सैनिटाइजर का छिड़काव जो है वो कर दे। ये जाता ही डायरेक्ट वेक्टर लोकेशन पर है जो उसकी रिजर्व लोकेशन होती है, इसलिए हमें वहां पर जंप की इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ रही है। अब ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है इसमें किसी का सर्विस रूटीन डिफाइन नहीं किया हुआ। अगर मैं यहाँ पे सर्विस रूटीन डिफाइन करूँ, जैसे ये जो है वो आपके पास, इसको सर्विस रूटीन में डिफाइन करूँ अगर, तो ये आगे जाके, यानी ये जो 002 वाली लोकेशन है इसको मैं डिफाइन कर सकती हूँ कहीं आगे जाके। तो किस तरीके से मैं लिखूंगी, वो ऐसे लिखूंगी, int 0_ISR, इसको मैंने लेबल दिया और इसको मैंने कह दिया कि SBI, लेट्स से कि मैंने वो पोर्ट A के साथ कनेक्ट किया हुआ है और पोर्ट A के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो लेट्स से उसको मैंने क्या कहा, पोर्ट A की बिट नंबर 2 से कनेक्ट किया हुआ है कि वहां पे शावर की जो कोई भी नोजल थी वो कनेक्ट हुई हुई है। तो अब ये आपने कहा ना जंप इंटरप्ट नंबर 0 तो ये इस लेबल पे जाएगा और जाके ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ये हम वैसे कंटिन्यू करेंगे कल वाली क्लास में, बट पूछ लिया था आपने तो मैंने बता दिया। मैम, और जी, जो हमने पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा है इसके हाई ऑर्डर बाइट और लो ऑर्डर बाइट, तो इंस्ट्रक्शन एक ही लाइन में लिखते हैं। जैसे हम पीछे पढ़ के आए कि जैसे स्टैक पॉइंटर के 2 ऑर्डर्स होते हैं, तो सुनो 088 एक मिनट, हम रजिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हमने ये प्रोग्राम मेमोरी में शुरू में मशीन कोड लिखने का तरीका सीखा था ना, कि एक लोकेशन के जब वो उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, ये उसकी 2 बाइट्स बनती हैं। इसको रजिस्टर के साथ मिक्स नहीं करो। हम रैम की बात नहीं कर रहे, हम प्रोग्राम मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो प्रोग्राम मेमोरी में हमेशा क्या होता है कि आपके पास ये जो 4 बाइट्स रिजर्व्ड हो रही हैं, उस 4 बाइट के लिहाज से होता है कि आपके पास पहली लोकेशन में होता है ना कि आपके पास ये जो 16 बिट्स हैं इसमें लेफ्ट साइड पे कौन सी जाएगी, राइट साइड पे कौन सी जाएगी, जिसको मैंने आपको बताया था कि एक टेक्निक होती है लिटिल एंडियन और दूसरी होती है बिग एंडियन। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, ये रैम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। SPH और SPL, SPH और SPL जो है वो अच्छा, आपके पास रैम के अंदर लोकेशंस होती हैं। ठीक है। तो मैम ये एक ही लाइन में पूरा लिखेंगे हम, जंप और उसके बाद इंटरप्ट 0_ISR। हाँ, असेंबली के अंदर तो हम ये कर ही नहीं रहे होते हैं ना, ये तो मैंने मशीन कोड किस तरह से जाके सेव होगा उसको समझाने के लिए आपको ऐसे लिखा है, वरना आप थोड़ी लिख रहे होते हैं ऐसे एक ही लाइन में। हम तो प्रोग्राम ऐसे लिख रहे होते हैं ना, ये असेंबली में जो लिखा हुआ है। ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। मैं शेड्यूल कर दूंगी ये, मैंने पता नहीं कुत्सिया से कौन से दिन की क्लास ली थी अभी आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली, तो मैं बात करके आपको बता दूंगी कि मैडम कुत्सिया की क्लास मुझे कौन सी लेनी है और सर कोएद वाली क्लास कौन सी लेनी है। ओके मैम।